नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com की खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में सभी रैलियां की रद्द। किसानों ने रोका पीएम मोदी का रास्ता, फिरोजपुर रैली हुई रद्द। सी वोटर सर्वे के मुताबिक योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने के पक्ष में बहुत कम लोग। गुल्लीबाई ऐप मामले में अब तक 3 गिरफ्तार, असली मास्टरमाइंड कौन? और अमेरिका में एक दिन में 10 लाख कोरोना केसेस, भारत में संकट गहराया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस के ऐलान से। और ये ऐलान कांग्रेस ने किया है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी जो चुनावी राज्य हैं वहां पर वो सारी बड़ी चुनावी रैलीज हैं उनको कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना के इन्फेक्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और जो बाकी विकल्प है यानी कि डोर टू डोर कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, जो बाकी छोटी गैदरिंग्स हैं उनके आधार पर अब कांग्रेस अब लोगों से संपर्क करेगी चुनावी राज्यों में। अब आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने कि जो प्रियंका गांधी की जो एक मैराथन थी वो बरेली में थी और वहां पर बिल्कुल भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी और स्टैम्पीड जैसी एक सिचुएशन आ गई थी। तो उसी को देखते हुए लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का एक इवेंट था नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई वजह नहीं बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस का ये ऐलान, इसके कई पॉलिटिकल मैसेजेस हैं। उसका पॉलिटिकल संकेत, जो राजनीतिक संकेत है, सबसे पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी यूपी में छापे पड़े हैं तो कांग्रेस के पास अब पैसा नहीं बचा है, जितने फंड्स थे वो अब खत्म हो गए हैं। तो एक मॉरल हाई ग्राउंड कांग्रेस ने लिया है और चुनावी रैलीज को कैंसिल कर दिया कोरोना के बहाने। एक ये मैसेज है कि कोरोना से कि चुनावी मैदान से ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस भाग खड़ी हुई है। दूसरा ये है कि मॉरल हाई ग्राउंड की हम जब बात करते हैं तो कांग्रेस ने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन क्या बाकी जो राजनीतिक दल हैं क्या वो कांग्रेस के पदचिन्हों पर चलेंगी, क्या वो अपनी रैलीज को रद्द करेंगी? अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने जितनी जो कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को लिखा है कि जितनी भी बड़ी रैलीज हैं उसको तीसरी लहर के आधार पर उनको कैंसिल कर देना चाहिए। तो एक तरीके से कांग्रेस की हार भी है और जीत भी है, और हार में बल्कि जीत ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने ये पहल नहीं की है, कांग्रेस ने किया है मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए कि देखिए कोरोना का इन्फेक्शन है और हमने सारी रैलीज रद्द कर दी है। लेकिन दूसरा ये है कि कांग्रेस को ये पता है कि यूपी में उसकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है, पॉलिटिकल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं कांग्रेस के वो यूपी में कमजोर हैं, और इसको देखते हुए चुनाव के मैदान से बहुत डिग्निटी के साथ और बहुत आदर और सम्मान के साथ कांग्रेस पीछे हट रही है, क्योंकि जो असली मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। तो कांग्रेस की हार में भी एक जीत नजर आ रही है, एक मॉरल हाई ग्राउंड दिया है और आईना दिखाने की कोशिश की है बाकी राजनीतिक दलों को कि देखिए हमने पिछले बार भी इनिशिएटिव लिया था और इस बार भी हम ही ने इनिशिएटिव लिया है और हमने सारी बड़ी रैलीज को रद्द कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बाकी राजनीतिक दल अपनी बड़ी रैलीज को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर के रैली की। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर पहुंचे थे, लेकिन वो रैली नहीं हो सकी और कारण पहले ये बताया गया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस रैली को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। सच्चाई ये है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के तमाम किसान, इन लोगों ने बीजेपी के जो कार्यकर्ता उस रैली में शामिल होने जा रहे थे उनका जमकर विरोध किया और काफी बहसबाजी हुई। और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो काफिला था उनको किसानों ने रोकने की कोशिश की। जब नहीं माने तो पुलिस इंटरवीन की और जब चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो एक तनावपूर्ण माहौल रहा, जिसकी वजह से पहले तो ये कहा गया कि पीएम वहां पर 20 मिनट बठिंडा में वेट कर रहे हैं क्योंकि मौसम खराब हो गया है, लेकिन वजह ये थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फिरोजपुर की कैंसिल की गई। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली
कैंसिल हो गई, रद्द की गई, कोरोना का कारण बताया गया, लेकिन असली मुद्दा है किसानों का विरोध। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने पंजाब के फिरोजपुर में रैली नहीं करने दिया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसान जो कृषि कानून है उनको वापस लेने के बाद भी जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, तो उससे एक बात साफ है कि कृषि कानून वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि किसानों का गुस्सा ठंडा हो गया है। और ये किसान हो सकता है कि अभी बाकी राज्यों में इसी तरीके से अगर अपना गुस्सा दिखाएंगे तो बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी और फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं का रैली में शामिल होना, बीजेपी नेताओं का जो चुनावी राज्य है वहां पर जाना एक बार किसान फिर से मुश्किल कर सकते हैं। यानी कि किसान ये संदेश देने की बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेने से हमारा दुख दर्द कम नहीं हो जाता और उनकी और भी जो कई डिमांड्स हैं उनको मानना पड़ेगा और किसानों के हित में जो चीज होगी वही मानी जाएगी और ये किसान मनवा कर रहेंगे। ये संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने एक बार फिर से दिया है। बीजेपी इस पर क्या करेगी? क्या बीजेपी की रणनीति बदलेगी? क्या इसको लेकर कोई बातचीत होगी? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होना और वो भी किसानों के चलते, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर विपक्षी दल भी इस पर हावी होंगे। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। चुनावी माहौल में अब बात करते हैं तीसरी खबर में एबीपी सी वोटर सर्वे की। और एबीपी सी वोटर सर्वे की अगर हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी को 240 से लेके 200 से लेके 249 सीट्स दी हैं, समाजवादी पार्टी को 130 से 138, बीएसपी को 15 से 19, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। ये तो सीट प्रोजेक्शन है, लेकिन एक और आधार पर जो एबीपी वोटर सर्वे हुआ है कि कितने % लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, उसको लेकर भी सवाल जवाब किया गया है। क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी मंदिर निर्माण की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आए थे, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि अब योगी जी को मथुरा से लड़ना चाहिए। तो इसको लेकर भी सवाल किया गया है और इस एबीपी वोटर सर्वे के मुताबिक 37% लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव अयोध्या से लड़ें और सिर्फ केवल 22% लोग चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। 21% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना अयोध्या के बारे में कुछ कहा है और ना मथुरा के बारे में कहा है और 20% ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। यानी कि ज्यादा प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव ना लड़े। तो इसके क्या मायने हैं? क्या हम ये समझें कि जो बीजेपी ये कृष्ण मंदिर का जो एक तुनतुना बजाने की कोशिश कर रही है और मथुरा और काशी करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इसके आधार पर चुनाव लड़ना विफल रहेगा और योगी की सीट बदलने का जो प्रयोग किया जा रहा है वो शायद विफल होगा? कम से कम एबीपी का अगर सी वोटर का सर्वे अगर आप ये देखें तो यही माना जाएगा कि हो सकता है कि बीजेपी को मथुरा का स्लोगन रेज करना ये बैकफायर न कर जाए। अगर योगी जी मथुरा से लड़ेंगे और केवल 22% लोग ही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े, तो इसका मतलब बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर नजर आ रही है। और अगर आप सीट प्रोजेक्शंस भी देखें तो बीजेपी उतने भारी मत से वापस सत्ता में नहीं आ रही है। सरकार बीजेपी बनाने की स्थिति में लग रही है, लेकिन जिस तरीके का प्रचंड बहुमत 2017 के चुनाव में बीजेपी को मिला था वो नहीं मिला है और जो सीट्स हैं वो एसपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 130 से लेके 138 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। तो ये तो अर्ली डेज हैं, अभी एकदम शुरुआती दिनों में इस तरीके का सर्वे हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी की सरकार लगता है दोबारा बन जाएगी यूपी में। दूसरा ये कि बीजेपी को भारी बहुमत उस तरीके का नहीं मिलेगा। क्या योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे उसको लेकर भी संशय है। और मथुरा से चुनाव क्या बीजेपी उन्हें लड़ाएगी? क्योंकि जब केवल 22% लोग कह रहे हैं कि वो मथुरा से लड़े तो इसका मतलब वो शायद विकल्प सही नहीं होगा। अब इसको लेकर बीजेपी में गहन मंथन होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, चाहे योगी जी के मामले में और फिर उनके परफॉर्मेंस के मामले में भी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की, जिस तरीके से ऐप पर नीलामी हुई है उससे जुड़े हुए मामले की। बुल्ली ऐप के ऊपर आपने देखा था कि किस तरीके से 1 जनवरी को मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई थी। उस मामले में कल मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से एक लड़की 18 साल की श्वेता सिंह थी और जो कि इस बताया जा रहा है कि इस ऐप पर काम कर रही थी, और दूसरा विशाल झा था। आज मुंबई पुलिस ने इसमें तीसरी गिरफ्तारी की है और वो है मयंक रावल की। लेकिन श्वेता सिंह से पूछताछ में ये पाया गया है कि वो एक शख्स के संपर्क में थी जिसका यूजर नेम, जो हैंडल है, वो GIYOU के नाम से है और ये शख्स नेपाल का रहने वाला है। तो इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि इसका जो प्रमुख आरोपी अभी बताया जा रहा था वो श्वेता सिंह बताई जा रही थी, लेकिन श्वेता सिंह ने इस बात को उजागर किया अपनी पूछताछ में कि उनका संपर्क GIYOU नाम के एक यूजर हैंडल से था, जो कि उनके ही तरह उनकी एक सिमिलर विचारधारा भी रखता था। और श्वेता सिंह ने कहा कि जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से मैच करता हुआ वो हैंडल था जिससे उन्होंने संपर्क किया है। अब श्वेता के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि वो एक गरीब परिवार से थी, उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्ची है। 13,000 रुपये महीने की उनकी सैलरी थी और अभी उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि वो कोविड ऑर्फन्स थे, कोविड से अनाथ हुए बच्चे थे, तो उनको जो उत्तराखंड का कोविड वेलफेयर फंड है उससे 3,000 रुपये महीने मिलते थे। और बताया जा रहा है कि पैसे के लालच में इस काम को श्वेता ने किया था। लेकिन श्वेता का जो ये कहना कि इसके तार नेपाल से जुड़े हुए हैं, तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो शख्स है GIYOU, ये आखिर कौन है? क्या इसका जो जुड़ाव है, क्या वो हिंदुत्ववादी ताकतों से है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो इस तरीके से भारत की मुसलमान महिलाएं, वो 100 महिलाएं जो बहुत ज़्यादा मुखरता से बोलती हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, उन लोगों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से अपमानजनक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। अब क्या असली मास्टरमाइंड इसका पकड़ा जाएगा? क्या हम इसकी जो सच्ची कहानी है, क्या हम उसको कभी बेनकाब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके लिए चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर दी है, लेकिन इसके तार जो अलग देश यानी कि नेपाल से पाए जा रहे हैं, अब उसमें यह देखना होगा कि आखिर वो असली मास्टरमाइंड नेपाल में है या किसी और देश में है, या फिर ये जो यूजर हैंडल नेपाल में पाया गया है इसका जुड़ाव कोई भारत से ही नहीं है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये RSS की विचारधारा वाले लोग हैं जो अपना मेजॉरिटेरियन एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान महिलाओं को टारगेट पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? क्या हम इसकी तह तक पहुंच पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? ये सब बड़े सवाल हैं इसमें, और ये देखना होगा कि इस पर कब चुप्पी तोड़ी जाती है और असली जो मास्टरमाइंड है वो कब पकड़ा जाएगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन और कोरोना की। अमेरिका ने बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो एक दिन में 10 लाख केसेस कोरोना के अमेरिका में सामने आए हैं, और इसके पहले कभी भी किसी भी देश में एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 10 लाख केसेस कभी भी नहीं पाए गए हैं। हालांकि जो मौतें हैं वो कम हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, इसलिए इतना बड़ा संकट नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जिस तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है अमेरिका में, क्योंकि लोग अपने घरों पर ही टेस्टिंग करने लगे हैं, उससे जो संक्रमित केसेस की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। उधर अगर भारत की हम बात करें तो भारत में 58,057 केसेस सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 2135 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अगर बागा बीच जो गोवा की है और वहाँ के अगर आपने विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठा के देखे हो, तो जिस तरीके से वहाँ पर भी भीड़ उमड़ रही है, उसी तरीके से बरेली में जो कांग्रेस की मैराथन हुई थी उसमें आपने देखा था कि बिल्कुल स्टैम्पीड जैसी स्थिति हो गई थी। चुनावी रैलीज पर कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसे में क्या संकट और नहीं गहराएगा? कई राज्य सरकारें इससे आधिकारिक रूप से कह चुकी हैं कि ये तीसरी लहर की भारत में शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हम नेता चुनाव करने से बाज नहीं आते, भीड़ इकट्ठी करने से बाज नहीं आते और इस पर रोक नहीं लगती। आखिर
कब लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो संक्रमण है कोरोना का, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं बख्शेगा। और अगर उतनी ही तीव्रता से वापस आया जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा था, तो वाकई में भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। इसलिए सतर्क रहना, सावधान रहना, ये आपके हाथ में है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।